अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मैं रात को सोने से पहले मुताले का आदी हूँ। जब तक कुछ न कुछ पढ़ न लूँ मुझे नींद नहीं आती। इस रोज़ भी मैं मामूल के मुताबिक कानून की एक ज़ख़ीम किताब का मुताला कर रहा था कि मेरे घरेलू मुलाजिम ने इत्तला दी कि कोई डॉक्टर सुहेल उमर मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने दीवार गिर घड़ी में वक्त देखा। रात के 11:30 बज चुके थे। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त कोई डॉक्टर मुझसे मिलने क्यों चला आया। मैं सुहेल उमर नामी किसी डॉक्टर से वाकिफ़ भी नहीं था, हालांकि मेरे दोस्तों में कई डॉक्टर्स शामिल थे। मैंने सोचा मुमकिन है वो मेरे किसी दोस्त के तवस्सुस से आया हो। मैं चूँकि शब ख्वाबी के लिबास में था, इसलिए मैंने मुलाजिम को हिदायत की कि वो डॉक्टर साहब को ड्राइंग रूम में बिठाए और ख़ुद बाथरूम में घुस गया। मैंने जल्दी जल्दी लिबास तब्दील किया और ड्राइंग रूम में चला आया। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वो मुझे देखते ही उठकर खड़ा हो गया। फिर माजरत खाना अंदाज में कहा, ना वक्त तकलीफ़ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बस कुछ बात ही ऐसी थी कि वो अपना जुमला नामुकम्मल छोड़कर मुलाजिम की जानिब देखने लगा। मैंने उसके सलाम का जवाब देने के बाद कहा, कोई बात नहीं, आप तशरीफ़ रखें। फिर मुलाजिम से कहा कि वो चाय ले आए। इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है वकील साहब, डॉक्टर सुहेल उमर ने मुलाजिम को इशारे से मना करते हुए कहा। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होते हुए बोला, मैं आपकी खिदमत हासिल करना चाहता हूँ। किस सिलसिले में? मैंने पूछा। बेग साहब, मेरे डिस्पेंसर को पुलिस पकड़ कर ले गई है। आपको इसे इस मुसीबत से निजात दिलाना है। मैंने पूछा, ये कब की बात है और पुलिस आपके डिस्पेंसर को क्यों ले गई है? ये 2 रोज़ पहले का वाक़या है, उसने बताया। पुलिस ने उसे हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार किया है। ज़रा तफसील से बताएं। मैं कागज़ कलम संभाल कर बैठ गया। डॉक्टर सुहेल उमर ने खंकार कर गला साफ किया, फिर कहना शुरू किया, काशिफ मेरे क्लिनिक में करीब करीब 2 साल से कंपाउंडरी कर रहा है। बेचारा बदकिस्मती से कंपाउंडर बन गया है। मेडिकल पढ़ने का ख्वाहिशमंद था। मतलूबा मार्क्स नहीं आए तो दिल बर्दाश्ता होकर तालीम ही को खैरबाद कह दिया। कुछ अरसे आवारागर्दी के बाद डिस्पेंसर का कोर्स कर लिया। सुबह के वक्त अस्पताल में भी ये मेरे साथ ही होता है। शाम में मेरा क्लिनिक भी वही खोलता है। तकरीबन आधी रात तक मेरे ही साथ काम करता है काशिफ। मैंने हाथ के इशारे से उसे मज़ीद बोलने से रोक दिया। फिर कहा, आपने बताया था कि पुलिस ने काशिफ को हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ, वो जुज़बुज़ होकर बोला। इसे एहसास हो गया था कि मैं इसकी तवील गुफ्तगू से बोरियत महसूस कर रहा हूँ और टू दी पॉइंट बात सुनना चाहता हूँ। बेग साहब, काशिफ एक बाकिरदार और शरीफ-उन-नफ्स इंसान है। मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ऐसे घिनौने फ़ेल का मुर्तकिब नहीं हो सकता। गुज़िश्ता पीर और मंगल की दरमियानी शब का जिक्र है, उसने बताना शुरू किया। मामूल के मुताबिक काशिफ क्लिनिक करके घर चला गया था। दूसरे रोज़ वो हॉस्पिटल नहीं आया। फिर रात जब मैं क्लिनिक गया तो वो भी बंद था। क्लिनिक की एक चाबी मेरे पास भी होती है। इस रोज़ मैंने खुद ही क्लिनिक को खोला। फिर जब मरीज़ आना शुरू हुए तो मुझे मालूम हुआ कि काशिफ के साथ क्या पेश आ चुका था। मैंने पूछा, काशिफ को किस लड़की के साथ मुबैना जुर्म का इर्तिकाब करते हुए गिरफ्तार किया गया है? बेग साहब, वो कोई लड़की नहीं है बल्कि काशिफ की सौतेली माँ है। मुझे एक झटका सा लगा। मेरी राय में कोई शख्स अपनी सौतेली माँ के बारे में ऐसा कोई कभी कदम नहीं उठा सकता। मैं सोफे पर सीधा होकर बैठ गया। क्या काशिफ को उसकी सौतेली माँ के साथ मुबैना जुर्म का इर्तिकाब करते हुए पकड़ा गया है? डॉक्टर सुहेल ने बात की वजाहत करते हुए कहा, काशिफ के वालिद अब्दुल वहाब ने 6-7 माह कबल साइका से शादी की है और वही उसकी सौतेली माँ है। और काशिफ की सगी वालदा कहाँ है? अब्दुल वहाब ने उसे तलाक दे दी है, उसने बताया। अभी इस बात को 1 साल भी नहीं हुआ। घर में और कितने अफराद हैं? मैंने पूछा। मेरा मतलब है जब ये वाक़या पेश आया घर में और कौन कौन था? उसने कहा, काशिफ और उसकी सौतेली माँ साइका के सिवा कोई भी नहीं था। ये तो रोज़ का मामूल है। इस घर में कुल 3 अफराद रहते हैं, काशिफ, साइका और काशिफ का वालिद अब्दुल वहाब। काशिफ क्लिनिक पर आ जाता है। अब्दुल वहाब टिक्के कबाब का ठेला लगाता है और सरे शाम ही घर से निकल जाता है। इसकी वापसी
निस्फ जब तक होती है। काशिफ भी कमोबेश 11 बजे क्लिनिक से निकलता है। इस दौरान में सायका घर में अकेली ही होती है। मैंने पूछा, काशिफ और सौतेली माँ सायका के दरमियान ताल्लुकात कैसे थे? मेरा मतलब है इनके दरमियान कोई कशीदगी वगैरह तो नहीं थी? आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, डॉक्टर सोहेल उमर ने कहा। इनके बीच कभी बनकर नहीं थी, अक्सर छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते थे। मैं चंद लम्हे तक खामोशी से बैठा छत को घूरता रहा, फिर डॉक्टर की आंखों में आंखें डालकर गंभीर लहजे में पूछा, डॉक्टर साहब एक बात पूरी दयानतदारी से बताएं। मैं दानिस्ता इतना कहने के बाद रुक गया था। डॉक्टर ने पहलू बदलकर सवालिया नज़रों से मुझे देखा। पूछिए वकील साहब। मैंने पूछा, क्या आप वाकई काशिफ को बेगुनाह समझते हैं? गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है, उसने ठोस लहजे में कहा। मुझे यकीन है कि वो ऐसा लड़का नहीं है। क्या आप अदालत में उसके हक में गवाही देने के लिए तैयार हैं? बेग साहब, अगर मुझे इसकी बेगुनाही का यकीन नहीं होता तो मैं इस वक्त आपके पास ना आता। मैं आपकी फ़ीस खुद अपनी जेब से दूंगा। मैं इस किस्म की सूरत हाल में उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसका वालिद भी उसका दुश्मन बन चुका है। वो इसकी किसी किस्म की भी मदद करने को तैयार नहीं है, बल्कि ख्याल इसका तो ये है कि काशिफ वाकई इस फेल का मुर्तकिब हुआ होगा। वो पूरी तरह अपनी नई नवेली बीवी सायका की मुट्ठी में है, उसके इशारों पर चलता है। डॉक्टर साहब, जिस जुर्म में काशिफ को गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में अल्लाह का हुक्म बहुत सख्त है। आप अहकाम खुदाबंदी से पूरी तरह आगाह हैं? मैं ज़्यादा तफसीलात नहीं जानता, डॉक्टर ने कहा। आप मेरी मालूमात में इजाफा कीजिए। मैंने कहा, इस सिलसिले में इरशाद रब्बानी है, बदकार औरत और बदकार मर्द में से हर एक को 100 दुर्रे मारो, और तुम्हें अल्लाह के मामले में इन पर रहम नहीं आना चाहिए। अगर तुम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो, और इस सज़ा के वक्त मुसलमानों का एक गिरोह हाजिर रहना चाहिए। बदकार सिवाय बदकार औरत के मुशरिका के निकाह नहीं करेगा, और बदकार औरत से भी नहीं निकाह करेगा सिवाय बदकार मर्द या मुशरिक। और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं और फिर 4 गवाह नहीं लाते तो इन्हें 80 दुर्रे, और कभी इनकी गवाही को कबूल ना करो, और वही लोग नाफरमान हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, अगर कंवारा मर्द और एक कंवारी औरत से जिना करे तो इनको 100 कोड़े लगाए जाएं, और अगर एक शादीशुदा औरत एक शादीशुदा मर्द से जिना करे तो इनको संसार किया जाए। मेरी बात ख़त्म हुई तो डॉक्टर सोहेल उमर ने कहा, मुझे यकीन है कि काशिफ को किसी साजिश के तहत फांसा गया है। आप कल इससे मिल लें। मेरे इस्तफसार पर उसने मुतालिका थाने का नाम बता दिया। मैंने पूछा, क्या वहाँ आप थाने में काशिफ से मिल चुके हैं? मैं वहाँ 2 बार जा चुका हूँ, उसने कहा। दूसरी मर्तबा एक ASI ने मुझे ऑफ़र भी दी थी। कैसी ऑफ़र? जब उसे पता चला कि मैं एक डॉक्टर हूँ और काशिफ का खैर ख्वाह हूँ तो उसने कहा कि अगर मैं कुछ माल खर्च करूँ तो ये लोग कोई ऐसी दफ़ा लगाएंगे कि काशिफ की रिहाई के इम्कानात पैदा हो जाएंगे, और अगर मैं इनके हस्ब मंशा रकम अदा करूँ तो काशिफ सिरे से छूट भी सकता है। उन्होंने कितनी रकम का मुतालबा किया है? हल्की दफ़ा लगाने के लिए 50,000 और एकदम मुक्का के लिए 1 पेटी यानी 1 लाख रुपए तलब कर रहे हैं। आपने कोई रकम दी तो नहीं? डॉक्टर ने बताया, काशिफ को पुलिस वालों की मेहमान नवाजी से बचाने के लिए मजबूरन मुझे 500 रुपये अदा करने पड़े थे। ठीक है, मैंने कहा, आप इसके अलावा भी कुछ जानते हो तो मुझे बता दें। मेरा मतलब है काशिफ की सौतेली वालदा सायका के बारे में अगर आपको कोई ख़ास बात मालूम हो तो मुझे ज़रूर बताएं। पुलिस ने काशिफ का 7 रोज़ का रिमांड लिया हुआ है, उसने बताया। आप थाने जाकर इससे मुलाकात कर लें और तमाम तफसीलात सुनकर ज़मानत के कागजात तैयार कर लें। अखराजात की आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। एक लम्हे को रुककर उसने कहा, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। मैंने इसे अपनी फ़ीस बताई, उसने फ़ौरन अदा कर दी। मैंने कहा, अदालत के अखराजात इसके अलावा होंगे, जिनके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद मैंने इजाफ़ा किया, और ये केस अपने हाथ में लेने का फ़ैसला मैं काशिफ से मुलाकात के बाद ही करूँगा। ठीक है बेग साहब, उठकर खड़ा हो गया, आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं बैरूनी दरवाजे तक उसे छोड़ने आया, फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हो गया। मैं वापस अपने बेडरूम में पहुँचा तो रात का 1 बज रहा था। दूसरे रोज़ अदालत के कामों से फारिग होने के बाद
میں متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ خلاف توقع تھانہ انچارج موجود تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کاشف سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ انچارج کی اجازت سے ایک حوالدار مجھے کاشف سے ملوانے حوالات کی طرف لے آیا۔ حوالات میں کاشف کے علاوہ 4 حوالاتی اور بھی موجود تھے۔ کاشف ایک مناسب سا سادہ مزاج نوجوان دکھائی دیتا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 22-23 سال کے درمیان لگایا۔ اس کی شو بڑھی ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد بے خوابی کے حلقے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بال گھنگریالے تھے اور وہ بھرے بھرے جسم کا گندمی رنگت کا حامل نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں مجھے ویرانی کا راج نظر آیا۔ حوالات کے ننگے فرش پر ایک کونے میں بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا۔ حوالدار نے حوالات میں داخل ہوتے ہی بڑے جارحانہ انداز میں اسے مخاطب کیا، اوئے لاٹ صاحب کے بچے، وکیل صاحب تم سے ملنے آئے ہیں۔ کاشف نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا۔ مایوسی اس کی آنکھوں سے واضح طور پر جھلک رہی تھی۔ اس نے میری جانب متوجہ ہونے کے باوجود بھی منہ سے ایک لفظ نہیں کہا۔ میں نے دیگر حوالاتیوں کی موجودگی میں اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں حوالدار سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، حوالدار صاحب، میں ملزم سے کسی علیحدہ جگہ پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، علیحدہ جگہ کا انتظام بہت مشکل ہے۔ آپ کو جو بھی کچھ پوچھنا ہے یہیں پوچھ لیں۔ میں نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، پھر جیب سے 100 کے 2 کرارے نوٹ نکال کر اس کی مٹھی میں رکھ دیے۔ وہ کسی چابی بھرے گڈے کی مانند اس بات میں سر ہلانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کاشف کے ساتھ ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ کمرے سے نکل جائے۔ ہاں البتہ وہ چاہے تو دروازے کے باہر کھڑا رہ سکتا ہے۔ اس نے میری بات بلا چوں چرا مان لی اور کمرے سے چلا گیا۔ تنہائی میسر آتے ہی میں نے کاشف سے کہا، کاشف صاحب، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ میرا لہجہ انتہائی دھیما اور رازدارانہ تھا۔ میں نے آواز کو اتنا ہلکا رکھا تھا کہ کمرے کے دروازے پر موجود حوالدار ہماری باتیں نہ سن سکے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر سہیل عمر نے مجھے آپ کا وکیل مقرر کیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ آنکھوں میں امید کی شمع روشن ہو گئی اور وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، پولیس نے آپ پر کوئی تشدد وغیرہ تو نہیں کیا؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، گزشتہ 2 روز تک ان کا رویہ میرے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور وحشیانہ تھا۔ پھر جب کل ڈاکٹر صاحب ان سے مل کر گئے ہیں، اس کے بعد ان کے رویے میں خاصی نرمی آ گئی ہے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا۔ میں نے محسوس کیا وہ انتہائی مہذب اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس مختصر توقف کے بعد اس نے بولنا شروع کیا، کل رات ایک ASI مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کی بات ہو گئی ہے، وہ رقم کا انتظام کرنے گئے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل عمر نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ ممکن ہے اس نے کاشف کو پولیس والوں کے تشدد سے بچانے کے لیے ایسی کوئی بات کہہ دی ہو اور بعد میں مجھے بتانا بھول گیا ہو۔ کل رات جب وہ میرے پاس آیا تھا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ کل صبح یعنی آج میرے دفتر آ کر بات کرے، مگر اس نے اس کے لیے معذوری ظاہر کی تھی اور بتایا تھا کہ آج اسے ایک میڈیکل کنونشن میں شرکت کی غرض سے اسلام آباد جانا ہے، جہاں سے اس کی واپسی اگلے روز ہی ہو سکے گی۔ میں نے کاشف سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے پولیس والوں کو بطور رشوت 500 روپے ادا کیے تھے۔ جی ہاں وکیل صاحب، اس نے مختصر سا جواب دیا، پھر کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ یہاں تو کوئی شخص پیسوں کے بغیر بات ہی نہیں کرتا۔ آج میری گرفتاری کو 3را روز ہے، مگر ابھی تک کوئی دوست رشتہ دار مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آیا سوائے ڈاکٹر صاحب کے۔ ڈاکٹر صاحب انتہائی مہربان اور فرشتہ سیرت انسان ہیں۔ میں نے سنا ہے آپ کے والد کو بھی یقین ہے کہ آپ ہی قصوروار ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ غیر جذباتی لہجے میں بولا، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ میں نے اصل موضوع کی جانب آتے ہوئے کہا، آپ مجھے تمام واقعات تفصیل سے سنائیں۔ وقوعہ کی رات جو کچھ اور جس طرح پیش آیا تھا تمام جزیات کے ساتھ مجھے بتائیں۔ اس نے ایک طویل سانس لینے کے بعد سر جھکا لیا اور چند لمحوں تک خاموش رہا۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ ایک طویل توقف کے بعد کاشف نے جو حالات بیان کیے، میں ان میں سے ضروری باتوں کو حذف کر کے یہاں لکھ رہا ہوں تاکہ واقعے کے پس منظر سے آپ پوری طرح آگاہ ہو جائیں اور عدالتی کارروائی کے دوران میں کسی بات آپ کا ذہن الجھن کا شکار نہ ہو۔ کاشف کو
در حقیقت انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس ہنگامے کی ابتدا اس وقت ہو گئی تھی جب سائقہ سوتیلی ماں کے روپ میں اس گھر میں آئی تھی۔ سائقہ سے عبد الوہاب یعنی کاشف کے والد کی شادی کا قصہ بھی خالی از دلچسپی نہیں ہے۔ عبد الوہاب دن بھر گھر میں رہتا تھا اور مال کی تیاری میں لگا رہتا تھا۔ سر شام ٹھیلا سجاتا تھا۔ وہ مین بازار میں رات گئے ٹکے کباب بیچا کرتا تھا۔ یہ جگہ چونکہ اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے بعض اوقات وہ 12-1 بجے رات تک اپنے کاروبار میں لگا رہتا تھا۔ اس کا کام خوب چل رہا تھا، گھر میں خوشحالی تھی۔ اس کے صرف 2 بچے تھے، کاشف سے چھوٹی ایک بیٹی نزہت، جس کی سال بھر پہلے شادی ہو گئی تھی۔ نزہت کی زچگی کے دوران میں کوئی ایسی پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی کہ عبد الوہاب کی بیوی فردوس بیگم آئندہ ماں بننے کے قابل نہیں رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ سائقہ کی آمد نے اس ہنستے بستے گھر میں طوفان پیدا کر دیا۔ سائقہ اسی محلے میں رہتی تھی اور متعلقہ تھی۔ عبد الوہاب سے شادی سے 1 سال قبل اسے طلاق ہوئی تھی۔ سائقہ کے شوہر نجیب احمد نے اس پر بے وفائی کا الزام لگا کر اسے طلاق دی تھی، جبکہ سائقہ کا موقف یہ تھا کہ نجیب احمد ایک انتہائی سنگدل اور شفاق شخص تھا، جو شب و روز اسے زد و کوب کرتا رہتا تھا۔ نتیجے میں ایسے ظالم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس نے خود طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا اور نجیب احمد نے اس کام میں تاخیر مناسب نہ جانتے ہوئے اسے طلاق دے دی تھی۔ سائقہ کا گھر مین بازار میں اس جگہ سے قریب تھا جہاں عبد الوہاب ٹھیلا لگاتا تھا۔ سائقہ کے گھر کے بیرونی دروازے سے عبد الوہاب کا ٹھیلا واضح طور پر نظر آتا تھا۔ سائقہ کے والدین کا اس کے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا اور وہ شروع ہی سے رشتے کے ایک چچا کے یہاں رہی تھی۔ طلاق کے بعد بھی وہ اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ عبد الوہاب کے ٹھیلے سے ٹکے کباب، بوٹیاں، گردنیں اور پوٹے اکثر و بیشتر سائقہ کے گھر جاتے رہتے تھے۔ عبد الوہاب نے ہمیشہ سائقہ کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ تھی ہی ایسی کہ جو بھی اسے دیکھے پسند کرنے لگے۔ وہ بھلا کی پرکشش ایک سانولی عورت تھی۔ عبد الوہاب دل ہی دل میں اسے چاہتا تھا، مگر جب سائقہ کی شادی ہو گئی تو رفتہ رفتہ عبد الوہاب کی چاہت ماند پڑنے لگی، مگر وہ اسے دل سے کبھی بھی بھلا نہ سکا۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا اور شادی کے 2 سال بعد سائقہ کو طلاق ہو گئی۔ اس موقع پر سب سے زیادہ خوشی عبد الوہاب کو ہوئی تھی۔ کچھ عرصے بعد آمنا سامنا ہوا تو عبد الوہاب نے اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ دوسری جانب سے بھی مثبت اشارہ ہوا تو عبد الوہاب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ قصہ مختصر، اب عبد الوہاب کی آمدنی کا بڑا حصہ سائقہ پر خرچ ہونے لگا۔ ٹکے کباب بھی کثرت سے اس کے گھر جانے لگے۔ وہ اپنی آمدنی کو بے دردی سے لٹا رہا تھا۔ ایسی باتیں بھلا کب چھپی رہ سکتی ہیں؟ بیوی کو وہ روزانہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتا تھا۔ آج دھندا ٹھیک سے نہیں ہوا، آج کی بات چھوڑیں۔ فردوس بیگم نے غصے سے کہا، یہ تو آپ کا معمول بن گیا ہے، پہلے سے آدھے پیسے بھی گھر میں نہیں دیتے، میں بھلا ان چند روپوں میں گھر کیسے چلاؤں؟ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ پاؤں پٹک کر بولی، کیا خاک ٹھیک ہو جائے گا؟ میں تو اڑتی اڑتی کچھ اور بھی سن رہی ہوں۔ کیا سن لیا ہے تم نے؟ یہی کہ اب آپ کی آمدنی کہیں اور بھی جانے لگی ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بھلا میری آمدنی اور کہاں جائے گی؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے وضاحت کی، وہ تو مرغی ہی اس قدر مہنگی ہو گئی ہے کہ مجھے اپنے دام میں اضافہ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے گاہک کم رہ گئے ہیں۔ میں سب جانتی ہوں۔ فردوس بیگم پاؤں پٹک کر بولی، دوسروں کے لیے بھی تو مرغی مہنگی ہوئی ہوگی، مگر ان کا کاروبار تو حسب معمول ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، صرف آپ ہی کا کاروبار کیوں متاثر ہو رہا ہے؟ بھئی میں تمہاری جہالت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عبد الوہاب نے اکتاہٹ آمیز لہجے میں کہا، پتہ نہیں کیا انٹ شنٹ بولے جا رہی ہو۔ اوہو، تو اب میں آپ کو جاہل بھی لگنے لگی ہوں، فردوس بیگم نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ سائقہ پر دل جو آ گیا ہے؟ کون سائقہ؟ وہی مردود میری سوکن، فردوس نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا، جن پر آج کل تم دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہو۔ وہ غصے میں آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ عبد الوہاب نے بھی جواباً برہم لہجے میں کہا، کون سائقہ؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا بکواس کیے جا رہی ہو۔ اب میں بکواس کرنے لگی؟ فردوس بیگم نے اچانک رونا شروع کر دیا، مجھ میں کیا کمی ہے جو پرائی عورت سے دل لگا بیٹھے ہو؟
अब्दुल वहाब ने बात बिगड़ती हुई देखी तो समझाने वाले अंदाज में कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया है। कोई मुझे क्यों भड़काने लगा? मैंने खुद इस हर्राफा को तुम्हारे ठेले पर खड़े तुमसे हंस हंस कर बातें करते हुए देखा है। मैं तो अपने हर ग्राहक से हंस हंस कर ही बातें करता हूँ, मगर सायका ठीक औरत नहीं है। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे तलाक हो चुकी है। तुम खामखा मुझ पर शक कर रही हो, अब्दुल वहाब ने सख्त लहजे में कहा, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। फिरदौस बेगम ने भी जवाबन सख्त रवैया इख्तियार करते हुए कहा, अगर अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है तो ऐसी बात होने में कौन सी देर लगती है? तुम जिस समित में सफ़र कर रहे हो इसका अंजाम मुझे बड़ा भयानक नज़र आ रहा है। अब्दुल वहाब ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी इख्तियार कर ली। बज़ाहिर बात आई गई हो गई, मगर दर हकीकत फिरदौस बेगम ने दरपर्दा अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी थीं। वो बहाने बहाने से रोज़ाना एक आध चक्कर अब्दुल वहाब के ठेले का ज़रूर लगा लिया करती थी। अब्दुल वहाब भी इस दिन से खासा मोहतात हो गया था और उसने इस रोज़ होने वाली बदमज़गी से सायका को भी आगाह कर दिया था और हिदायत की थी कि वो उसके ठेले का रुख ना करे, किसी वक्त भी छापा पड़ सकता है। मगर सायका ऐसी बातों को खातिर में लाने वाली नहीं थी। वो तो इसमें बामुसम्मा थी, आसमानी बिजली के मानिंद गिरती थी और सब कुछ जलाकर खाकिस्तर कर देती थी। अरबी ज़बान में सायका के मायने आसमानी बिजली के हैं। फिर एक रोज़ उसने फिरदौस बेगम की अज़दवाजी ज़िंदगी को भी तहोबाला कर दिया। फिरदौसी बेगम की जासूसी जारी थी कि एक रोज़ उसे मौका मिल गया। हालांकि अब्दुल वहाब के समझाने बुझाने के बाद सायका ने इसके ठेले पर आना कम कर दिया था, मगर आमदोरफ्त बिल्कुल मौकूफ़ नहीं की थी। फिरदौस बेगम ने सायका को अपने मियाँ के ठेले पर खड़े देख लिया था। वो दानिस्ता अनजान बन गई और थोड़े ही फासले पर मौजूद एक गोश्त की दुकान से कीमा खरीदने लगी, मगर उसका सारा ध्यान सायका पर ही लगा हुआ था और वो इसकी एक एक हरकत को नोट कर रही थी। फिरदौस बेगम ने देखा कि अब्दुल वहाब ने तैयार शुदा तिक्के और बोटियों वाला एक खासा बड़ा शॉपिंग बैग सायका को थमा दिया। सायका ने मुस्कुराते हुए वो बैग ले लिया और कुछ कहा भी, जो फिरदौस बेगम सुन न सकी। फिर जब सायका पैसे अदा किए बगैर वहाँ से जाने लगी तो फिरदौस बेगम अचानक लपक कर उसके सामने आ गई। अब्दुल वहाब इसे वहाँ देखकर घबरा गया था, मगर सायका के चेहरे पर परेशानी का शायबा तक न था। ये इसकी बेबाकी का मुंह बोलता सबूत था। फिरदौस बेगम का गुस्सा सातवें आसमान तक जा पहुंचा और उसने वहां मौजूद लोगों की परवाह किए बगैर आसमान सर पर उठा लिया। इस वक्त वो अपने होशो खवास में नहीं थी। उसके मुंह से गालियों का एक तूफान उबल रहा था। वो खूंखार शैनी के मानिंद सायका की जानिब बढ़ी। अच्छा, तो वो मनहूस तू है जिसने मेरे मियाँ को अपने जाल में फांस रखा है। सायका का एतमाद दीदनी था। वो इस सूरत हाल से ज़रा भी नहीं बौखलाई थी। नहायत ही इत्मीनान से बोली, क्या कह रही हो बहन? मैं क्यों तुम्हारे मियाँ को अपने जाल में फांसने लगी? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं 15 मिनट से तुम दोनों के दरमियान हंसी मजाक देख रही हूँ, फिरदौस बेगम ने दांत कचकचाते हुए कहा। सायका ने पुरसुकून अंदाज में कहा, शायद तुम्हारी नज़र ख़राब हो गई है। मैं तो टिक्के कबाब लेने आई थी। क्या यहाँ पर टिक्के कबाब मुफ्त में बंटते हैं, जो पैसे दिए बगैर ही जा रही हो? फिरदौस बेगम ने एक और अंदाज से वार किया, तुम्हारी नज़र वाकई कमज़ोर हो चुकी है। तुम इनसे पूछो मैंने पैसे दिए हैं या नहीं। फिर इसने रूए सुखन अब्दुल वहाब की जानिब मोड़ते हुए कहा, आप क्यों खामोश हैं जनाब? अपनी बीवी को बताते क्यों नहीं कि मैं ये टिक्के पैसा अदा करने के बाद लेके जा रही हूँ? मैं कोई मुफ्तखोर नहीं हूँ। मैं अब्दुल वहाब ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। ये क्या बताएंगे? फिरदौस बेगम ने धाड़ कर कहा, इनकी खबर तो मैं घर जाकर लूँगी। सायका ने कहा, खैर ये तुम लोगों का आपस का मामला है, हम तो चलते हैं, तुम आपस में निमटते रहो। इतना कहकर सायका पलटकर वहाँ से जाने लगी तो फिरदौस बेगम ने लपक कर इसकी चुटिया से इसको पकड़ लिया। जाने की ऐसी भी क्या जल्दी है चमक छल्लो? उसने चुटिया को एक ज़बरदस्त झटका मारा। तकलीफ की शिद्दत से सायका के हलक से कराह बरामद हुई। फिरदौस बेगम ने कहा, घर का मामला तो मैं घर में निपटा ही लूँगी, पहले ज़रा तुमको भी तो देख लूँ। हर्रापा ज़माना, छोड़ दो मेरे बाल। सायका गुस्से से चिल्लाई। फिरदौस बेगम कुव्वत और जिसामत में सायका से कहीं ज़्यादा थी।
उसने बासानी सायका को चुटिया से खींचकर जमीन पर गिरा लिया। फिर इसके ऊपर सवार होकर 2 हथौड़ों से इसको मारने लगी। जरा सी देर में वहां जमघुटा लग गया था। दोनों औरतों में कदीम और जदीद गालियों और कोसलों का बरमला तबादला हो रहा था। फिरदौस बेगम गालियों के दरमियान अपने दोनों हाथों का आज़ादाना इस्तेमाल भी जारी रखे हुए थी। सायका की इसके सामने कोई पेश नहीं चल रही थी। चश्मे फलक ने ऐसा नज़ारा काहे को देखा होगा। लोगों के कहने और हौसला दिलाने पर अब्दुल वहाब आगे बढ़ा और उसने फिरदौस बेगम को ज़बरदस्ती खींचकर सायका के ऊपर से उतारा। सायका ने उठते ही फौरन अपने कपड़े झाड़े। इतने लोगों के सामने उसकी जो दुर्गत बनी थी उसका एहसास होते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह एक लम्हा भी वहां नहीं रुकी और तेज तेज कदमों से चलते हुए घर का रुख किया। फिरदौस बेगम कुछ देर तक खामोश खड़ी अपने शौहर को घूरती रही, फिर वहां से चली गई। अब्दुल वहाब ने अपने ठेले पर काम करने वाले लड़के को कुछ ज़रूरी हिदायत दी और घर की जानिब रवाना हो गया। फिरदौस बेगम ने उसकी महबूबा को जिस तरह बेइज्जत किया था उस पर अब्दुल वहाब का खून खौल उठा था। जल्द से जल्द घर पहुंचकर वो फिरदौस बेगम को इस गुस्ताखी का मज़ा चखाना चाहता था। ठीक है, फिरदौस बेगम उसकी बीवी थी, मगर ये मामला घर में बैठकर भी तय हो सकता था। भरे बाजार में हंगामा आराई करके फिरदौस बेगम ने इसकी इज्जत खाक में मिला दी थी और सायका की रसवाई का सामान अलग से कर दिया था। वो यही कुछ सोचता हुआ घर पहुंच गया। वो इस वक्त इंतहाई गुस्से में था। गुस्सा इंसान को पागल बना देता है। गुस्से में इंसान की सोचने समझने की सलाहियतें सल्ब होकर रह जाती हैं। शायद इसीलिए गुस्से को हराम करार दिया गया है। इसी हराम शहर के ज़ेरे असर घर पहुंचकर उसने ज़िंदगी में पहली मर्तबा फिरदौस बेगम पर हाथ उठाया, और वो भी जवान बेटे की मौजूदगी में। काशिफ अभी क्लिनिक नहीं गया था और घर में मौजूद था। अब्दुल वहाब के दोनों हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। फिरदौस बेगम बुरी तरह पिटते हुए बार बार कह रही थी, तुम मुझे इस बाजारी औरत की खातिर मार रहे हो? तुम अपनी नापाक ज़बान बंद रखो। वो इसे बदस्तूर मारते हुए बोला, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मगर मैं तुम्हें इस कमीनी के साथ यूं खुलेआम गुलछर्रे नहीं उड़ाने दूंगी। काशिफ ने बीच बचाव करके अपने माँ को बाप के चुंगल से छुड़ा लिया और इसे एक तरफ ले गया। वो इस दंगे फसाद के पस मंज़र से नाआशना था और माँ बाप को ज़िंदगी में पहली मर्तबा यूं झगड़ते देखकर हैरत ज़दा भी था। अब्दुल वहाब थोड़ी देर वहां रुककर अपने ठेले पर चला गया। इसके जाने के बाद फिरदौस बेगम ने बिला कमो कास्त काशिफ को तमाम हालत से आगाह कर दिया। काशिफ के दिल में पहली मर्तबा अपने बाप के लिए नफरत के जज्बात ने सर उभारा, मगर उसने फिलफौर इन जज्बात को दबा दिया और दिल में फैसला किया कि वो बाप को किसी मुनासिब मौके पर समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन वो मुनासिब मौका आने से पहले ही एक नामुनासिब मौका आ गया। मेले ही की एक औरत ने एक रोज़ फिरदौस बेगम को इतला दी कि अब अब्दुल वहाब ने सायका के घर जाना शुरू कर दिया था। ये सुनते ही उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने दिल में तहैया कर लिया कि आज वो अपने शौहर से दो टोक बात करेगी। रात को काम से फारिग होने के बाद अब्दुल वहाब घर पहुंचा तो फिरदौस बेगम ने उसे आड़े हाथों लिया। अब तुमने इस हरामखोर के घर भी जाना शुरू कर दिया है? अब्दुल वहाब बिस्तर पर दराज होते हुए निहायत ही पुरसुकून लहजे में बोला, मैं इससे कितने ताल्लुक़ नहीं कर सकता। फिरदौस बेगम को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने तेज़ धार आले से इसके दिल को लातादाद हिस्सों में तकसीम कर दिया हो, मगर वो दो टोक बात करने का फैसला कर चुकी थी। उसने निहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, आखिर तुमने सोचा क्या है? मैं सायका से शादी करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में वो इस घर में नहीं आ सकती, वो बिफर कर बोली। या वो इस घर में आएगी या मैं रहूँगी। तुम्हें दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। वो जवाबन बोला, मैं दोनों को रखना चाहता हूँ। ये मुमकिन नहीं है, तुम्हें किसी एक को छोड़ना होगा। मैं सायका को नहीं छोड़ सकता, वो कितियत से बोला। फिरदौस बेगम ने तंज़िया अंदाज में कहा लगाया, गोया मुझे छोड़ सकते हो,